सुबह का समय था। हरिहरपुर गांव के चौक पर गांव का जमींदार खड़ा था। उसके सामने मुखिया सहित अन्य गांव वाले मौजूद थे। तो मुखिया जी, पिछले वर्ष जब अचानक से गांव में सूखा पड़ा था, तब मैंने अपने अनाज के गोदाम भंडार सारे के सारे गांव वालों के लिए खोल दिए थे। हाँ हाँ जमींदार, हमें पता है और आज भी गांव वाले इस बात की प्रशंसा करते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो हम सब भूखे मर जाते। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब कुछ मैंने मुफ्त में नहीं किया था। जमींदार की बात सुनकर मुखिया चौंक गया और एक कदम आगे बढ़ा। क्या मतलब है? देखो मुखिया जी, बात ऐसी है कि अब मुझे उसकी कीमत चाहिए, और वो भी ब्याज सहित। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, परेशान ना हो। मैं उसकी कीमत चुकाने का तुम सबको 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने ब्याज सहित रकम नहीं लौटाई तो तुम सब गांव वालों की जमीन पर मैं कब्जा कर लूंगा। ये ठीक है ना? देखो भाई, मैंने कम समय नहीं दिया है, 3 दिन बहुत होता है। हाँ। ये सुनते ही गांव वालों में हड़कंप मच गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। भीड़ के बीच से अर्जुन नाम का एक युवक सामने आया। वो अनाथ था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। ओ जमींदार चचा, अगर तुमको लगता है कि तुम इस तरह धमकी देकर गांव वालों की जमीन छीन लोगे, तो हमारी बात भी कान खोल के सुन लो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमें कुछ समय की मोहलत चाहिए। ये 3 दिन कोई 30 साल के बराबर नहीं होता जो बोल रहे हो, बहुत समय है। अरे भाई, गांव वालों ने जितना भी तुमसे अनाज लिया था उसकी रकम तुम्हें ब्याज सहित चुका दी जाएगी, लेकिन हम गांव वाले अपनी जमीन तो तुमको हरगिज नहीं देने वाले। तुम्हारे बुरे इरादे खुल के सामने आ गए। मदद के नाम पे लोगों की जमीन हड़पो। नहीं तो, और अगर तुमने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया तो पूरा गांव एकजुट हो जाएगा। समझ गए? सुन रहे हो गांव वालों? जबरदस्ती नहीं होने देंगे। अर्जुन की बात सुनकर जमींदार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। ऐसी बात है तो बेटा अर्जुन, ठीक है। अगर तुम अपनी जमीन मुझे नहीं देना चाहते तो मैं गांव के तालाब के क्षेत्र के आसपास की जमीनों पर अपना अधिकार जमा लूंगा, और जब तुम सब मेरी रकम ब्याज सहित चुका दोगे तब वो जमीन खाली कर दूंगा। ऐसे हिसाब बराबर किया जाएगा। समझ गए? या नहीं तो बात करते हैं, मदद के नाम पर जमीन लूट रहा हूं। अरे मदद करना आज के जमाने में गुनाह हो गया है। मुखिया और अर्जुन ये सुनकर चौंक गए। फालतू की बातें बड़बड़ाओ नहीं जमींदार चाचा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बरसों से हमारे गांव की जमीन पर कब्जा करने का सपना रहा है। और रही बात तालाब के आसपास की जमीन की, अरे तो तुम्हारी तो नियत ही है कब्जा करने की। वही काम तुम कर रहे हो। नहीं तो वो तालाब हमारे गांव की जान है, जान। गांव के सारे लोग इसी तालाब का पानी पीते हैं और इसी से खेती करते हैं। कब्जा कर लोगे तो हम क्या करेंगे? और हाँ चचा, इधर सुनो, इधर तुम एक काम करो, कर लो कब्जा। तालाब के आसपास की जितनी जमीन पर कब्जा करना है जी भर के कर लो, लेकिन एक बात है, तुम किसी को तालाब का पानी पीने या लेने से रोक नहीं सकते। क्यों भाइयों, सही कहा ना? इतना कहकर अर्जुन गांव वालों की ओर मुड़ा। चलो, ये तालाब हमारा है, इसका पानी हमारा है। सभी गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर वहां से चले गए। जमींदार गुस्से से उन्हें जाते हुए देखता रहा। क्रोधित जमींदार अपनी हवेली में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका नौकर कमलू वहां पहुंचा। जमींदार जी, अगर अर्जुन तुम्हारे सामने बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे जमींदार तुम नहीं
वो हो और सारे गांव वाले उसका आदेश मान रहे थे, जैसे इस गांव का राजा वही हो। ओह, ये कमलू, मैं इस गांव पर कब्जा करके रहूंगा। मैं हूं जमींदार, मैं। लेकिन कैसे मालिक, कैसे? चिंता मत कर, इस राज्य का मंत्री नागेश्वर, वो मेरा मित्र है। आज शाम को वो मुझसे मिलने आने वाला है। उसकी खोपड़ी बहुत तेज चलती है। अब तो वही उपाय बता सकता है कि गांव वालों की जमीन पर कब्जा कैसे किया जाए। इधर दूसरी ओर अर्जुन एक बड़े वृक्ष के नीचे मुखिया के पास बैठा था। देखो अर्जुन, मुझे जमींदार के इरादे उसी समय नेक नहीं लगे थे जिस समय उसने अपने अनाज के भंडार गांव वालों के लिए खोल दिए थे। तभी मैं सोच रहा था कि अचानक उसके मन में इंसानियत कैसे जाग गई। अरे आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं जमींदार को, उसके इरादों को, दोनों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ एक भिखारी आ गया जो गांव में हमेशा टहलता रहता था। वो मुखिया और अर्जुन के सामने आकर भीख मांगने लगा। अरे एक तो हम इतनी मुसीबत में है, ऊपर से तुझे भीख मांगने की पड़ी है। चल चल दफा हो जा यहाँ से, अरे निकल। अरे 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 मुखिया जी, आराम से आराम से, इस भिखारी को डांट काहे रहे हैं? रुको रुको रुको, सुनो, ये लो। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और भिखारी को पकड़ा दिए। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया। शाम के समय जमींदार अपनी हवेली में बैठा था। तभी राज्य का मंत्री नागेश्वर वहां पहुंचा। हाँ, मंत्री जी, मंत्री जी। अरे कब से हम आंखें फाड़ फाड़ कर इंतजार कर रहे थे। स्वागत है आपका, स्वागत है। अरे आप ही तो इस संसार में हमारे एक ऐसे मित्र हैं जो मुसीबत पड़ने पर हमारे काम आते हैं। आइए 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 आइए। मंत्री नागेश्वर मुस्कुराया और जमींदार के सामने बैठ गया। हाँ, कहो क्या बात है? आप तो जानते हैं मंत्री जी कि शुरू से ही मेरा इस गांव पर कब्जा करने का सपना रहा है, लेकिन गांव वाले अर्जुन नाम के एक युवक की बात मानते हैं और उसकी एक आवाज पर एकजुट हो जाते हैं, नारे लगाते हैं। मुझे बहुत जल्द इस गांव की सारी जमीनों पर कब्जा करना है। कोई एक बढ़िया सा उपाय बताइए कि मजा आ जाए। मंत्री नागेश्वर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में चालाकी साफ झलक रही थी। सुनो फिर, देखो तुम्हारे गांव में ना एक तालाब है। इस तालाब से सारा का सारा गांव पानी पीता है और इसी तालाब के पानी का उपयोग खेती में भी होता है। अगर तुम उस तालाब पर अधिकार जमा लो तो बस सारा गांव तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। अरे सारे के सारे तुम्हारे पैर पर गिड़गिड़ाएंगे, जमींदार जी ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए। क्या कहते हो? अरे मैं कोशिश कर चुका हूं मंत्री महोदय, लेकिन ये ससुरा अर्जुन जो है उसको शायद मेरे इरादों की भनक लग गई। उसने गांव वालों के सामने साफ साफ कह दिया, अगर मैं चाहूं तो तालाब के आसपास की जमीन ले सकता हूं, लेकिन तालाब से पानी लेने से मैं किसी गांव वाले को रोक नहीं सकता। अरे तुम भी ना जमींदार। तो उन्हें रोकने के लिए कहा किसने? तुम एक काम करो, तालाब में कोई ऐसी जड़ी बूटी मिला दो जिसे पीकर गांव वाले बीमार पड़ना शुरू हो जाएं, उसके बाद मरना शुरू हो जाएं। उसके बाद वो तालाब उनके किसी काम का नहीं रहेगा। जब गांव वाले मदद के लिए तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देना और अंत में वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जहां पानी नहीं होता वहां जीवन की कल्पना भी नहीं होती है। हाँ। क्या कहते हो?
मंत्री की बात सुनकर जमींदार के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। है मेरे मित्र महोदय। मजा बांध दिया। अरे गजब, गर्दा उड़ा दिया। आपकी बुद्धि का वाकई में कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, मैं आज रात ही इस शुभ कार्य को संपन्न करता हूँ। कुछ देर बाद मंत्री नागेश्वर वहां से चला गया। रात के समय जमींदार अपने नौकर कमलू के साथ तालाब के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। जमींदार ने तालाब में जहरीली जड़ी बूटी मिला दी। सुबह तक इस तालाब का पानी जहरीला हो जाएगा। अब देखता हूँ ये गांव वाले कैसे रह पाते हैं, और देखता हूँ कि अर्जुन इन गांव वालों की मदद कैसे कर पाता है। इतना कहकर जमींदार अपने साथी कमलू के साथ वहां से चला गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन अर्जुन मुखिया के साथ बाहर खड़ा था कि तभी एक घर से एक औरत निकली और उल्टियां करने लगी। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं, कुछ समय से मेरा बच्चा बीमार चल रहा था। उसे भी उल्टियां हो रही थी और अब मुझे भी उल्टियां होने लगी हैं। ये देखकर मुखिया गंभीर चिंता में डूब गया। अरे अर्जुन, मेरे परिवार के सदस्य भी बड़े बीमार हैं। उल्टी, दस्त, पेट दर्द, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। कुछ ही देर बाद अर्जुन और मुखिया को पता चलता है कि सारा गांव बीमार है और गांव के लगभग सभी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। बाप रे बाप! अचानक से पूरे गांव का बीमार हो जाना, ये कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती। जरूर कोई रहस्य है मुखिया जी। अरे अब क्या बताएं, हमारे गांव में तो केवल एक ही वैद्य है। अब वही बता सकता है कि पूरा गांव अचानक से बीमार क्यों पड़ गया। चलो जल्दी से चलकर वैद्य से मुलाकात करते हैं, चलो। मुखिया और अर्जुन वैद्य के पास पहुंचे। वैद्य जी, आखिर ये गांव वाले अचानक से बीमार क्यों पड़ रहे हैं? वैद्य गहरी सोच में डूब गया। अरे कुछ समय तक मैं भी बहुत चिंतित था कि अचानक से ये सब के सब एक साथ बीमार कैसे पड़ गए। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। सब गांव वाले एक ही तालाब का पानी पीते हैं। हो सकता है कि तालाब का पानी जहरीला हो गया हो। अरे बाप रे बाप! तो वैद्य जी, क्या आप तालाब के पानी की जांच पड़ताल कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकता हूँ। अरे तो फिर देर किस बात की है, चलिए। अर्जुन वैद्य को तालाब के पास ले गया। वैद्य ने तालाब के पानी की जांच पड़ताल की। हाँ देखो अर्जुन, अब इस तालाब का पानी पीने के योग्य तो नहीं है। इसका पानी जहरीला हो चुका है। अगर कुछ समय तक गांव वाले इसका पानी पीते रहे तो जो अभी बीमार है ना, वो मरना शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। बाप रे! अरे लेकिन ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है? ये तालाब तो बरसों से हमारे गांव की प्यास बुझा रहा है और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। मतलब अचानक से इसका पानी जहरीला कैसे हो सकता है? अब ये तो मुझे भी मालूम नहीं है अर्जुन, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि पानी जहरीला है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे जब तालाब ही जहरीला हो गया है तो अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? बिना पानी पिए तो जिंदा नहीं रह सकते। लगता है कि हम सबको अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसना पड़ेगा। हाँ, चलो। इतना कहकर मुखिया भी वहां से चला गया। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया और तालाब के जहरीले पानी को देखने लगा। समय ऐसे ही बीतता गया। अर्जुन के गांव की हालत बद से बदतर होती चली गई।
एक रात अर्जुन आंखों में आंसू लिए तालाब के किनारे खड़ा था। तभी वही भिखारी वहां आ गया। हाँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है बाबा। आज बड़ी समस्या में हूँ। भिखारी ने अर्जुन की ओर देखा। मैं जानता हूँ कि ये तालाब का पानी जहरीला कैसे हुआ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या बाबा, क्या वाकई में आप जानते हैं कि ये तालाब का पानी जहरीला कैसे हुआ? भिखारी ने अर्जुन की ओर गौर से देखा। अर्जुन, मैं सब जानता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि इस गांव का दुश्मन कौन है और कौन इस गांव का मित्र है। अगर इस गांव में कोई सबसे अच्छा इंसान है तो वो तुम हो। तुम हमेशा गांव का भला सोचते हो। अच्छा बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। इस तालाब में जहरीली जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। रात के समय मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जमींदार अपने नौकर कमलू के साथ इस तालाब में जहरीली जड़ी बूटियां मिला रहा था। ये सुनते ही अर्जुन क्रोधित हो गया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। मैं उस जमींदार और उसके नौकर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भिखारी ने तुरंत उसे रोका। अरे रुको रुको, यूं क्रोधित होने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, मैं ये भी जानता हूं कि जमींदार को ऐसा करने के लिए किसने कहा था। मैं भिखारी जरूर हूं और भीख मांगने के लिए जगह जगह जाता रहता हूं। मैं जमींदार की हवेली में भी भीख मांगने गया था। उस समय राज्य का मंत्री नागेश्वर जमींदार की हवेली में बैठा हुआ था। वही गांव के तालाब में जहर मिलाने की बात कह रहा था और उसी ने जमींदार को सलाह दी थी कि अगर गांव के तालाब का पानी जहरीला हो गया तो गांव वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद सारा गांव और उसकी जमीनें जमींदार की। अर्जुन का क्रोध और बढ़ गया। मंत्री नागेश्वर जमींदार का दोस्त है और ये बात पूरा गांव जानता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मंत्री नागेश्वर अंदर से इतना मक्कार होगा। मैं मंत्री नागेश्वर की शिकायत हमारे राज्य के महाराज राजा विक्रम से करूंगा। लेकिन बेटा, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मंत्री नागेश्वर के इरादे अच्छे नहीं हैं। वो भीतर ही भीतर इस राज्य के राजा को भी रास्ते से हटाने की सोच रहा है। मैं जंगल जंगल घूमता हूं और तुम्हें बता सकता हूं कि इस तालाब के जहरीले पानी को कैसे सही किया जा सकता है। अच्छा, तो बताइए ना बाबा, कैसे? देखो, तुम्हें घने जंगल में जाना होगा। घने जंगल के अंदर बहुत दूर तक चलना होगा। बहुत से डर पार करने के बाद तुम्हें एक पहाड़ी नजर आएगी जिसका नाम होगा उल्टी पहाड़ी। उस पहाड़ी में प्रवेश करने के बाद तुम्हें एक वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर सफेद रंग के चमेली के पुष्प उगते हैं। अगर बेटा तुम उस चमेली के पुष्प को तोड़कर तालाब के पानी में डाल दोगे ना, तो वो पुष्प इस जहर को सोख लेगा और तालाब का पानी जहर से मुक्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उस चमेली के पुष्प को हासिल करना आसान नहीं है। उस पुष्प की सुरक्षा एक मायावी शक्ति करती है जो हमेशा 3 प्रश्न पूछती है। उन तीनों प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया, और अगर तुम उत्तर नहीं दे पाए तो तुम वहां से कभी वापस नहीं आ पाओगे। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ,
चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े, लेकिन मैं वो चमेली का पुष्प हासिल करके रहूंगा। अगले दिन अर्जुन ने घने जंगल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। रास्ता कठिन होता जा रहा था और उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये रास्ता तो और कठिन होता जा रहा है। अब मेरा तो प्यास के मारे गला सूखता जा रहा है। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई तालाब नजर नहीं आ रहा। अरे पानी की तलाश करते करते अर्जुन थक गया और प्यास की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। कुछ समय बाद अर्जुन की आंख खुली। उसने खुद को एक झोपड़ी के अंदर पाया। सामने एक सुंदर लड़की थी। अर्जुन उठने का प्रयास करने लगा। उठो मत, तुम बेहोश थे। गिरने की वजह से तुम्हारे शरीर में चोट लग गई थी। मैंने तुम्हें जड़ी बूटियां लगाई हैं। अरे तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? मेरा नाम चंद्रिका है। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। हाँ, देखो मुझे प्यास लगी है। हाँ। चंद्रिका ने तुरंत एक कलश अर्जुन के सामने रख दिया। अर्जुन ने सारा पानी एक ही बार में पी लिया। कुछ देर बाद अर्जुन खड़ा हो गया। हाँ, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम चलने फिरने की स्थिति में नहीं हो। तुम्हारे पैरों में चोट है। हाँ, लेकिन मैं चाह कर भी रुक नहीं सकता। वहां गांव में हजारों लोगों की जान दांव पर लगी है। मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर चंद्रिका चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन ने सारी घटना चंद्रिका को बता दी। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम बहुत बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हो। क्या मैं इस पुण्य कार्य में तुम्हारी भागीदार बन सकती हूँ? क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? अर्जुन ने गहरी नजर से चंद्रिका को देखा। देखो, मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ वहां बहुत खतरा हो सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे इस पुण्य के काम में हिस्सेदार बनना चाहती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन तैयार हो गया। वो चंद्रिका को साथ लेकर जंगल की ओर आगे बढ़ गया। अर्जुन और चंद्रिका कई हफ्तों तक जंगल में चलते रहे। रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आखिर हमें कितना चलना होगा? हाँ, जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलो आओ, इस तरफ से आओ। इतना कहकर दोनों फिर से आगे बढ़ गए। बहुत देर बाद वो एक कोहरे भरी घाटी में पहुंचे। घाटी के सामने एक ऊंची पहाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने उस पहाड़ी की ओर देखा। हाँ, अरे वो देखो, लगता है यही वो पहाड़ी है जिसके बारे में उस भिखारी ने बताया था। चलो आओ चंद्रिका, आओ। अर्जुन और चंद्रिका पहाड़ी पर चढ़ने लगे। काफी देर बाद अर्जुन की नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष पर सफेद रंग के चमेली के पुष्प लगे थे, जो विचित्र ढंग से चमक रहे थे। हाँ, लगता है यही वो दिव्य चमेली का पुष्प है जिसके बारे में भिखारी ने बताया था। चलो इसे तोड़ लेते हैं। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, अचानक पंख फड़फड़ाने की आवाज गूंजी। एक चील पंख फड़फड़ाती हुई वहां आ पहुंची। मनुष्य, अभी उस पुष्प को हाथ लगाने की गलती मत करना, अन्यथा तू जलकर राख हो जाएगा। चंद्रिका ने चील को मनुष्य की आवाज में बोलते देखा और वो थोड़ा डर गई, लेकिन अर्जुन नहीं डरा। कौन हो तुम? समझ ले कि मैं इस दिव्य मायावी चमेली के पुष्प की रक्षक हूँ। अगर तुझे इस पुष्प को तोड़ना है तो तुझे मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा, परंतु याद रखना,
अगर तूने एक प्रश्न का उत्तर भी गलत दिया तो तू इसी समय जलकर राख हो जाएगा। अब बता, क्या तू इस पुष्प को हासिल करना चाहता है? मैं अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आया हूँ। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने गांव वालों की जान की परवाह है। मुझे ये मंजूर है। चील ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा। मनुष्य अपने विनाश का बीज कहाँ बोता है? अपने लोभ और अहंकार में। वही उसे अंधा करता है। चील ने पंख फड़फड़ाए, हवा गूंज उठी। यदि सत्य बोलने से अपनों का विरोध और मृत्यु मिले, तब भी क्या सत्य चुनोगे? हाँ, क्योंकि असत्य से बचा जीवन जीवन नहीं, बोझ होता है। तुम ये फूल किसके लिए चाहते हो? अपने लिए या दूसरों के लिए? देखो, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। ये फूल उन लोगों के लिए है जिनकी आवाज अब कमजोर हो गई है। चील ने सिर झुका लिया। तू परीक्षा में सफल हुआ अर्जुन। चील ने अपने पंख से चमेली को स्पर्श किया और वो पुष्प अर्जुन के हाथों में आ गया। अर्जुन चंद्रिका के साथ गांव वापस पहुंचा। उसे देखकर मुखिया प्रसन्न हो गया। अर्जुन, अरे भाई, हमें लगा था कि तुम तो गांव छोड़कर चले गए। नहीं 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 मुखिया जी, मैं गांव छोड़कर नहीं गया था, बल्कि ये उपाय ढूंढने गया था कि गांव वाले गांव छोड़कर ना जाएं। अर्जुन ने चमेली का पुष्प दिखाया और पूरी घटना बताई। जैसे ही चमेली का पुष्प तालाब में डाला गया, तालाब रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। तालाब से आवाज गूंजी, अब हमेशा इस तालाब का जल स्वच्छ और साफ रहेगा। संसार का कोई भी जहर इसे दोबारा जहरीला नहीं कर पाएगा। गांव वाले खुशी से भर उठे। अरे वाह अर्जुन वाह, तुम्हारी वजह से हमारा गांव बच गया। बहुत अच्छे भाई। वाह भाई, वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं मुखिया जी, अभी एक काम बाकी है। हमारे गांव का तालाब जमींदार ने जहरीला किया और इसमें राज्य का मंत्री नागेश्वर भी शामिल था। ये सुनकर मुखिया और गांव वाले चौंक गए। जमींदार को तो हम सजा दे सकते हैं अर्जुन, लेकिन मंत्री नागेश्वर राजा विक्रम का विश्वस्त मंत्री है। राजा विक्रम कभी विश्वास नहीं करेगा कि मंत्री ऐसा कर सकता है। तभी चंद्रिका आगे आई, जो अब तक चुप थी। मैं मंत्री नागेश्वर के खिलाफ गवाही दूंगी। बेटी, राजा विक्रम तुम्हारी गवाही क्यों मानेगा? चंद्रिका फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, मेरे पिताजी लंबे समय से बुरे कार्यों में लिप्त थे। उन्होंने मेरी आंखों पर भी लालच की पट्टी बांध दी थी। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अपने पिताजी के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं जंगल में रहने लगी। मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी महाराज को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बेटी की गवाही महाराज जरूर सुनेंगे। कुछ ही देर में मुखिया, अर्जुन और चंद्रिका राज दरबार में खड़े थे। राजा विक्रम सिंहासन पर विराजमान थे। अर्जुन और चंद्रिका ने सारी घटना महाराज को बताई। महाराज, अर्जुन सत्य कह रहा है। उसी समय मंत्री नागेश्वर दरबार में आया। चंद्रिका, अरे बेटा, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम आखिरकार कहाँ चली गई थी? राजा विक्रम क्रोधित हो गए। तुम्हारा भांडा फूट चुका है मंत्री नागेश्वर। अब हमें पता चल गया है कि राजकोष की चोरी और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र, ये सब कुछ तुम कर रहे थे। राजा विक्रम ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, जाओ, जमींदार और उसके साथी दोनों को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में जमींदार और कमलू दरबार में लाए गए। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मंत्री नागेश्वर, जमींदार और कमलू, तीनों को कारागार में डाल दिया जाए। ले जाओ इन्हें। तीनों को कारागार भेज दिया गया। राजा विक्रम
चंद्रिका के पास आए। बेटी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तुमने अपने पिता के विरुद्ध सत्य का साथ देकर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा है। फिर राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। और बेटे अर्जुन, तुम्हारे जैसा निष्ठावान और करुणामय व्यक्ति ही राज्य को आगे बढ़ा सकता है। मैं तुम्हें उच्च पद देना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुरा उठा। कुछ ही दिनों में अर्जुन और चंद्रिका का विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन को सम्मान और पुरस्कार मिला। अर्जुन अपने गांव का जमींदार बना। एक ऐसा जमींदार जो गरीबों का खून नहीं चूसता था, बल्कि उनकी रक्षा करता था। ये कहानी थी उस दिव्य चमेली के पुष्प की, जिसने केवल तालाब नहीं बल्कि मनुष्यों के भीतर छिपे लोभ को भी शुद्ध कर दिया। जहाँ सत्य, साहस और करुणा तीनों ने मिलकर अंधकार को हराया। अरे दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई। अब तुम क्या करोगे? सिंपल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टून स्पेस इंडिया को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वरना अगली कहानी तुमसे रूठ जाएगी।